नाज़रीन, ब्रेक के बाद अली बुखारी और कानून राव फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम शुरू करते वक्त मैं वो अपनी अच्छी खबर जो हमारा गैंसल में ऑफिस बन रहा है उसकी वो खबर देते हुए मैं बिल्कुल बताना भूल गया कि इस वीकेंड ये जो अभी फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे 19th को बर्मिंघम का प्रोग्राम है हमारा और बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप अपॉइंटमेंट्स बनाना चाहते हैं तो बेशक हमारे इल्फर्ट ऑफिस फ़ोन कर लें या हमारे फिंचली ऑफिस फ़ोन कर लें, कहीं पे भी फ़ोन करके आप अपने टाइम ले सकते हैं और वहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है। अब सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं जी अगेन ब्रेक के बाद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अली भाई मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक ये है कि ये जो डिस्क्रिशनरी लीव जिन लोगों को 3 साल की मिली थी लेगेसी में, हम्म। तो वो जब एक्सटेंड कराएँगे तो उनके लिए एग्ज़ैक्ट राइट फॉर्म क्या है? अगर उनकी वेबसाइट पे आप फाइंड द राइट फॉर्म करें तो वो डीएल फॉर्म आता है, लेकिन ठीक सॉलिसिटर अभी तक एफएलआर वो रिकमेंड करते हैं। ठीक। लेकिन वो डीएलआर ही आता है क्योंकि जब बायोमेट्रिक हुए थे ना तो वो फ्री प्रिस्क्रिप्शन आई मीन चार्ज नहीं किया था। वो डीएलआर फ्री फॉर्म है और उस पे फीस देनी पड़ती है एफएलआर जी पे। जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपना बेनिफिट्स अगर कोई ले रहा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और दूसरा इंग्लिश टेस्ट क्या वो एग्जाम्प्ट है? आदमी उसकी वेबसाइट पे एग्जाम्प्ट दिखता है कि रिफ्यूजी स्टेटस, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन और ये डीएलआर वाले एग्जाम्प्ट है, इनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर क्लैरिफाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको किस चीज़ के लिए नहीं देना पड़ेगा टेस्ट? आप उसकी कोई इंडेफिनिट लीव के लिए एक्सटेंशन में बात कर रहे एक्सटेंशन जब करेंगे या इंडेफिनिट अप्लाई हैं? करेंगे तो ओके उनको कोई ओके। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ। सर पहली बात तो जो आपका वो है जो फॉर्म इस्तेमाल करना है, मैं खुद अभी तक एफएलआर फॉर्म्स ही इस्तेमाल करता हूँ। वो इसलिए कि एफएलआर फॉर्म के अंदर हमारे पास गुंजाइश होती है कि हमने जो एक्स्ट्रा बात कहनी होती है वो हम ज़रूर उस पे कह सकते हैं। अगर आप वो खाली देखें डीएलआर या एचपीडीएल फॉर्म्स जो होते थे, जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एंड डिस्क्रिशनरी लीव वाले फॉर्म्स जो होते थे, अगर आप वो करते हैं, वो आप कर तो सकते हैं आई सपोज़। मैंने अभी तक उसको नहीं किया, ना ही मैंने कभी उसको इस्तेमाल किया है, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर बड़ी रिस्ट्रिक्टिव किस्म की बात होती है। अगर आप उस चीज़ से पूरा नहीं उतरते तो वो आपको उसमें से निकाल दिया जाता है। वेयरएज़ एफएलआर फॉर्म जो होता है, उसके अंदर आपने कोई भी बात जो करनी हो, अगर आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके करें तो आप एफएलआर फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी एफएलआर के ऊपर ही चलें। उसमें बायोमेट्रिक्स भी आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपको अलहदा नहीं करने पड़ते। बायोमेट्रिक्स भी अब आपको उसका हिस्सा ही बन जाते हैं और जो भी आपने उसमें बात अपनी कहनी है वो सारी बात आपके उसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। जो आपने एग्जाम्पशन वाली बात की, एग्जाम्पशंस चेंज होती रहती हैं। अभी इस वक्त वो कहते हैं कि जी अगर आप ओवर 65 हैं, आपको उससे एग्जाम्प्ट किया जाता है। अगर आपके पास वो जिस तरह आपने बताया कि जी ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है या आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है तो फिर आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। अब मेरा ख्याल है जो नए रूल्स आ रहे हैं उसके अंदर वो इस चीज़ों को और डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। अभी इतना याद रखें, आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा 3 ईयर्स के बाद, जो आपको डिस्क्रिशनरी मिली हुई है उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आपके आराम से डिस्क्रिशनरी लीव एक्सटेंड हो जाएगी अगर आपकी वही लाइफस्टाइल चल रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल पार्टनर के साथ रह रहे थे और अभी भी अपने पार्टनर के साथ हैं और आपके सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं है तो वही चीज़ चलेगी। अगर आप काम कर रहे थे, बच्चों के साथ हैं, यहाँ पे बड़े सालों से रह रहे थे और तब डिस्क्रिशनरी लीव मिली, तभी भी आपकी चल पड़ेगी आगे। बेसिकली देखना है कि जिन चीज़ों पे जिस रीज़न पे आपको ओरिजिनली अपनी लीव मिली थी, वही अगर आपका रीज़न अभी भी चल रहा है तो आपका काम चलता रहेगा, उसमें आपको आराम से डिस्क्रिशनरी लीव आगे भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी ओरिजिनली फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई थी, आपको शादी की बेस पे यहाँ पे डिस्क्रिशनरी लीव मिली। अब वो 3 साल की लीव मिलने के बाद 1.5 साल बाद आपकी शादी खत्म हो गई। अब वो शादी खत्म हो गई, आपका रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया, अब आपको एक्सटेंशन के लिए वो वाला रिलेशनशिप कामयाब नहीं करेगा उसको। लेकिन लेट्स से उसके 6 महीने बाद आपका किसी और के साथ एक रिलेशनशिप शुरू हो गया और उस रिलेशनशिप की बेस पे आप अब अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगेन आपने एक सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए जिसके अंदर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिल सकती है, तो उसके ऊपर भी आपकी एक्सटेंशन होगी। कहने का मतलब ये नहीं कि जो आपकी ओरिजिनली जो था अगर वही चेंज नहीं हुआ तभी सिर्फ मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर जो ओरिजिनली था अगर वो चल रहा है तब भी आपको स्टेटस मिल जाएगा। अगर जो ओरिजिनली था वो अब नहीं है और कुछ और ऐसा आ गया हुआ है जिसके ऊपर आपको डिस्क्रिशनरी मिलनी चाहिए तो उसके ऊपर भी आपको स्टेटस मिल सकता है। सो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। जो एक्सटेंशन जो इंडेफिनिट लीव की आप बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट लीव जहां तक मेरी सोच जाती है, जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है आपने उस वक्त तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। आपने उनको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी पूरी करके देनी है। अदरवाइज अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको फर्दर डिस्क्रिशनरी लीव ही दी जाएगी, इंडेफिनिट लीव नहीं दी जाएगी। ये याद रखें। रूल्स क्या कहते हैं इस वक्त रूल्स ये कहते हैं अगर आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब ये भूल जाएं कि सेटलमेंट पे आप किस तरह पहुंच रहे हैं।
क्या आप इसके ऊपर जा रहे हैं, कोई स्पाउस वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं या किसी और तरह से जा रहे हैं, वो सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, आपको इसी तरह से चलना है। हाँ, रेफ्यूजी स्टेटस वाला जो है, वो डिफरेंट है। रेफ्यूजी स्टेटस के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सो मेरा जो मकसद जो मैं समझता हूँ कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है कि जब आपका टाइम आता है, अभी तो सिर्फ 3 साल है, अभी आप एक्सटेंशन करा सकते हैं बगैर इंग्लिश लैंग्वेज के, लेकिन जब आपने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नदीम बात कर रहा हूँ अली भाई। मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, आई विल ट्राई टू कीप इट टू द पॉइंट। थैंक यू नदीम मैंने साहब। लास्ट अप्रैल में पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया था, जो कि रिफ्यूज हो गया था, एंड देन आई वन माय अपील फ्रॉम फर्स्ट ट्रिब्यूनल, और अभी हाल ही में मुझे अपर ट्रिब्यूनल से भी अपील अलाउ हो गई है मेरी। वेरी गुड। तो जो क्वेश्चन करना था, मेरी असल में शादी प्लान है विद इन फ्यू मंथ्स, तो मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा था। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्योंकि अभी निकाह या रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो मैं उनको एज ए जनरल विजिटर के पे बुला सकता हूँ या एज ए फैमिली। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या मैं शादी के बाद अगर फिर भी वो केस डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक, तो क्या वेरिएशन की अपील मतलब वेरिएशन के लिए की एप्लीकेशन डाल सकता हूँ वहाँ पे कि मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो आई वांट टू बी ऑन डिपेंडेंट ऑन, मतलब डिपेंडेंट स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। ओके। और तीसरे मतलब अगर मैं वेरिएशन अप्लाई करता हूँ, तो वो फिर मतलब ये वेरिएशन आप होगा कब कि क्या करना ये। चाह रहे हैं? जी जी। वेरिएशन आप कब करना चाहेंगे? मैं वो समझा नहीं आपका सवाल। वेरिएशन शादी के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर। ओके, अच्छा चलें, ठीक। तो अगर दूसरी बात उसमें ये है कि अगर मैं वेरिएशन अप्लाई करता हूँ, तो क्या जो मेरा ये राइट अंडर पीएसडब्ल्यू, अगर ये उस वक्त तक केसेस सॉल्व हो जाते हैं, तो क्या मैं वापस कम बैक टू दैट वन, वो मतलब हो सकता है? और जो आखिरी क्वेश्चन है वो एक फ्रेंड से रिलेटेड है। उन्होंने अपना स्पाउस वीजा अप्लाई किया था अबाउट लास्ट जुलाई, और उसमें ये हुआ है कि उन्होंने पहले एक दफ़ा डॉक्यूमेंट मांगे, वो उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए। अभी हाल ही में दोबारा फिर एक उनका लेटर आया, और वो जो पिछले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे वो भी मांग रहे हैं, और अप टू डेट दोबारा फिर नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मतलब जैसे उसको लटकाते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि स्पीड अप हो जाए प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि जॉब रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम बन रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं बताता हूँ जी। आपने बताया पीएसडब्ल्यू आपका आपने अप्लाई किया था, आपकी अपर ट्राइब्यूनल से भी अलाउ हो गई है, सो होपफुली आपको उसके ऊपर स्टेटस जल्दी मिल जाना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपने शादी यहाँ पे नहीं की, यूके में नहीं की, यूके लॉज के मुताबिक नहीं की, और किसी और मुल्क में भी जाके नहीं की, तो वो आपकी शादी वैलिड शादी नहीं होती। सो आपने अपनी वाइफ को अगर बुलाना है यहाँ पे, तो आपको जाके पहले उनके साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उनको बुला के ला सकते हैं। अगर आपने निकाह किया फ़ोन के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या स्काइप के ऊपर, ऑल दोज थिंग्स, वो सब आपकी अपनी एक वो जिसे कहते हैं ना कि रिलीजियस सेटिस्फैक्शन, आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बात है, कानूनी तौर पे उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। सो पहली बात तो ये है, अगर आपने उनको बुलाना है यहाँ पे, मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उनको वो जनरल विजिटर करके बुलाएं। आप सारी सिचुएशन समझाएं, आप बताइए कि क्या हुआ, आपने अप्लाई करना है, उनको यहाँ पे अपने स्पाउस के तौर पे बुलाना है, लेकिन अभी क्योंकि ये सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ, आपको टाइम लगना है उसके अंदर, आप नहीं चाहते कि आप अपनी वाइफ से मिल भी ना सकें या अपनी फियांसी से मिल भी ना सकें। सो इसलिए आपने अब उनको बुलाया है यहाँ पे, अपनी सारी सिचुएशन बता के फिर उसके लिए अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाय इसके कि आप कहें जी जनरल विजिटर के तौर पे आ रही हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर झूठ बोलने पड़ेंगे, कहीं पे होता है कि जी कोई आपका हस्बैंड है, ये है, वो सारे उल्टी सीधी आपने चीज़ें करनी, बड़ी खिचड़ी बन जाएगी, और उसके बाद आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होंगी उसके अंदर। सो डोंट डू दैट। दूसरी चीज़ जहाँ तक मैं आपकी वेरिएशन की बात समझ सका हूँ, वो ये कि अगर वो यहाँ पर आ जाती हैं, अब वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे विजिट के तौर पे आए हैं, विजिट वीज़ा के ऊपर आए हैं, अब आपको पीएसडब्ल्यू सॉर्ट आउट हो जाता है और आपको मिल जाता है, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप वेरिएशन करवा सकते हैं कि उनको यहीं से स्टेटस चेंज कर दिया जाए। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है कोई विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आए तो वो कोई डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं जा सकता, उनको वापस जाना चाहिए अपने मुल्क, वहाँ से जाके वो अप्लाई करें, जो सूटेबल प्रॉपर वीज़ा होगा वो लेकर आए, लेकिन यहाँ से नहीं अप्लाई करना। वो एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस भी बन सकते हैं, अगर आप ये कहें कि जी कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वापस नहीं जा सकती, वो यहीं से अप्लाई करना चाहती। मैंने अभी एक रिसेंटली किया था, उसके अंदर इसी तरह का मसला था, विजिटर यहाँ पर आए हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा पर बंदा था, उसके वो डिपेंडेंट बनना चाहती थी। अब उसको हमने किया ही इस बेस पे कि वो यहाँ पर आके प्रेग्नेंट थी और उनके लिए प्रॉब्लम था वापस जाना, और वो सारा कुछ करके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बना के उसके ऊपर हमने अप्लाई किया और उनका काम हो गया। अपील में जाना पड़ा था, लेकिन जज ने जाके मान लिया था उसको।
तो दूसरी बात तो आपकी ये होगी। तीसरा सवाल था आपका जो आपने फ्रेंड के बारे में पूछा कि स्पाउस वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया और वो उनको बार-बार डॉक्यूमेंट्स माँगते रहते हैं उनसे। जो डॉक्यूमेंट्स पहले दिए थे वो भी दोबारा माँगे और अब कुछ और अपडेटेड माँगे। सर मुझे जो चीज़ लग रही है यहाँ पे वो ये लग रहा है कि उनको शक है कि जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है। वो इसलिए टाइम इतना लगा रहे हैं और बार-बार डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड माँग रहे हैं, ये देखने के लिए कि अगर जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं तो कितनी देर इकट्ठे चलेंगे। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग कि एक चीज़ को इंडेफिनिटली चलाया जाए। आप उनको लिख सकते हैं, उनकी कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं और अगर वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं चलती तो आप आराम से जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं, जहाँ आप जाके कह सकते हैं कि इतना टाइम लगाना इस चीज़ को अनफेयर है। जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उस नॉर्मल प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? आप उनसे एक रिपोर्ट माँग सकते हैं जो कि एक वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की एक्ट के तहत रिपोर्ट आप करते हैं, उसके अंदर आप उनसे इंफॉर्मेशन माँग सकते हैं कि वो आपको बताएँ कि उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर जो एप्लीकेशन स्पाउस की हैं, उन एप्लीकेशंस को फैसला करने में उन्होंने ऑन एवरेज कितना टाइम लगाया है और आपकी एप्लीकेशन में कितना टाइम लग रहा है। सो अगर आपकी एप्लीकेशन पे अबव एवरेज टाइम लग रहा है, दे हैव टू गिव यू अ रीज़न कि ये ऐसा क्यों है। बात वही है, क्या होम ऑफिस से सारे दबके चुपके बैठे रहते हैं, भीगी बिल्लियां बन के बैठे रहते हैं कि नहीं जी होम ऑफिस को ना छेड़ो, पता नहीं क्या कर देगा। ऐसी बात नहीं है। उनको भी जाके आप गिच्ची से पकड़ें तो उनको जवाब देना पड़ेगा आपको आगे से कि क्यों वो देर लगा रहे हैं या किस बात पे है जो ऐसा चल रहा है। हाँ, दनदनाते फिरता है होम ऑफिस कि जी हम जो मर्जी करें, हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कोर्ट्स अभी भी मौजूद हैं जो उनको रोक सकते हैं। सो अगर कोई चीज़ गलत की जाती है, उनको बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, उनको बिल्कुल रोका जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर चैलेंज कीजिए, इसको ज़रूर चेस अप करें और देखें कि क्या हो रहा है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर 2 छोटे-छोटे सवाल पूछने मैंने। जी। हेलो? जी सर बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। एक ये पूछना है कि ये हमारे एक अजीज थे कि उन्होंने रॉयल कोर्ट से रिफ्यूज होके अब वो यूरोपियन कोर्ट में जाने के लिए वकील कह रहा है कि 6 मंथ का टाइम होता है, कोई परेशानी की बात नहीं। ओके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई 6 मंथ का टाइम होता है यूरोपियन कोर्ट के लिए। तो अच्छा। दूसरा ये पूछना है कि एक उनको ना उनके 18 साल से ऊपर बच्चे थे तो घर का नोटिस आ गया खाली करने का और वो साइन करा के ले गए। तो वो कहता है वकील के जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं ना, उनसे ना घर देते हैं ना पैसे उनके बंद कर सकते हैं। भाई लॉ है ये बरतानिया का। क्या ये बस छोटे छोटे 2 जवाब लेने हैं प्लीज। ओके ओके सर। पहली बात तो जो आपने यूरोपियन कोर्ट का पूछा जी, यूरोपियन कोर्ट को तो हमने अपने घर की बंदी बना लिया हुआ है कि जिसका दिल करता है आराम से उठ के यूरोपियन कोर्ट में चला जाता है। ऐसी बात नहीं होती। यूरोपियन कोर्ट जाने के लिए आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए। सो आपको पहले उस चीज़ को देखना है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि नहीं। अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है, अब यहाँ के यूके के हायर कोर्ट से अगर केस रिफ्यूज़ होता है, अब वो क्या होता है, आपने पहले अपील की, आपकी अपील फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में सुनी गई, उसके बाद आपका अगर रिफ्यूज़ की गई अपील, आपकी डिसमिस की गई, तो आप जाते हैं अपर ट्राइब्यूनल में, परमिशन मांगते हैं। परमिशन नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली चले जाते हैं वहाँ पे। डायरेक्टली भी आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो आप उसको कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज करते हैं जाके। अब कोर्ट ऑफ अपील से भी अगर उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो वहाँ पे मामला अनलेस कोई बड़ी कमाल की आपकी आर्ग्यूमेंट है, कोई बड़ा ज़बरदस्त आपका केस है, कोई बड़ा पेचीदा कानून का नुक्ता है जो कोर्ट ऑफ अपील को भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर जाके आप यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है जी, उनका कोई ऐसा वो टाइम फ्रेम नहीं है कि जितना वो टाइम गुजरेगा तो वो उतना टाइम आपका लीगल काउंट हो रहा होगा। ऐसी बात नहीं होती। होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू की अगर आपने एप्लीकेशन करनी है तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डिसीजन करनी होती है। यानी जिस दिन डिसीजन हुआ, अगर वो 1 जनवरी को डिसीजन हुआ तो 1 जनवरी टू 1 फरवरी टू 1 मार्च टू 1 अप्रैल, ये 3 महीने के अंदर 1 अप्रैल तक आपको वो जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 महीने जो अगर आप गुजार रहे हैं तो आपका लीगल स्टेटस चल रहा है या आप कानूनी तौर पे कानून की कवरेज के अंदर चल रहे हैं। नहीं, कानूनी कवरेज आपको सिर्फ तब मिलती है अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होती है। ये उसी तरह की बात है। अब अगर आपने जाना है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मुझे एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता जिनका कितना होता है, लेकिन अगर आपके वकील साहब कहते हैं कि जी 6 महीने का टाइम होता है, तो उसका मतलब ये है कि 6 महीने तक अप टू 6 मंथ्स आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब अगर ऐसी चीज़ है आप उसमें जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं तो आपको यहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता, आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। वो सारा कुछ उसी तरह चलेगा। इट इज़ नॉट अ बार टू रिमूवल। सो एक तो ये चीज़। दूसरा सवाल था आपका बच्चों के बारे में कि जी वो घर खाली करा दे। अब जो मैं इससे समझ रहा हूँ आपकी बात, वो ये कि वो असाइलम सीकर्स हैं, उन्होंने नास सपोर्ट से घर लिया हुआ है और उनकी नास सपोर्ट की जो इनकम उनको आती है या जो उनको
पैसे मिलते हैं वो भी, और जो अकोमोडेशन मिली हुई है वो भी, दोनों नैस की तरफ से। अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो बच्चे घर पे थे, 18 साल से उम्र उनकी ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको वहाँ पे साइन कर दिया और वो पेपर साइन करा के उनसे ले गए। सो जो 18 साल से कम है उनका बंद नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है जी। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, हालाँकि मैं बेनिफिट्स के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं बेनिफिट्स में डील करता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी आपके साथ रहते हैं और आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और आपको निकालना है यहाँ से, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आपको सपोर्ट देना भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आपको घर से भी निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखें। ये सारी जो एक रिस्पेक्ट दी जाती है, वो बेनिफिट्स आपको देने को तैयार हैं, वो आपको इनकम देने को तैयार हैं, ये किस तरह से राइट हमारा बनता है? ये एक इंसानियत है जो वो हमारे साथ दिखाते हैं कि जी आप अगर आके यहाँ पे असाइलम क्लेम करते हो, तो हमारा कानून ये कहता है कि इंसानियत के तकाज़ा ये है कि हम आपको सपोर्ट भी दें और हम आपको रहने की जगह भी दें। ये आपका राइट नहीं बन जाता। ये आपका वो हक नहीं बन जाता कि आप कहो कि नहीं जी मैं बदमाशी से लूँगा ये, ऐसी बात नहीं होती। सो इस सिचुएशन के अंदर अगर आपका केस ख़त्म हो गया, उन्होंने अपने कानून के मुताबिक आपको तमाम अपील के राइट्स दिए, आपको तमाम उन रास्तों से लेके गुज़रे जहाँ से आपको गुज़रना था। अब अगर आपका कानूनन और कोई राइट नहीं है, तो वो अपने राइट में है कि वो आपसे कहें कि जी अब आप यहाँ से जाइए। अब अगर आप यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन कर देते हैं और फिर आप उनको कहते हैं कि जी देखो मैंने वहाँ पे ईसीजे में एप्लीकेशन कर दी है और अब आप मुझे यहाँ पे अभी भी सपोर्ट जारी रखें, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सपोर्ट जारी रहेगी, आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये उनका कानून ही कहता है कि जब तक आपकी कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, वो चल रही है, तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती रहती है। सो अगर आपने वो एप्लीकेशन डाल दी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सपोर्ट चलती रहेगी। लेकिन कानूनी तौर पे अगर वो उसको रिफ्यूज़ भी करना चाहें, तो वो डिस्क्रेशन भी उनके पास मौजूद होता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी अली साहब, आपका प्रोग्राम मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपका होता है। थैंक यू सर, बढ़िया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक चीज मिस कर गया, जब मैंने केस लगाया था तो मुझे पता नहीं था, जहाँ मेरे आए को 13 ईयर हो गया, लेकिन हाँ, वो बड़े लोग आगे रिश्तेदारों ने कहते हैं कहकर- मुझे। हाँ। हाँ जी, नहीं नहीं मेरे को पता ही नहीं था जी, मैंने लगाया ही नहीं, पहले 3 साल पहले केस लगाया जी। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे घर में है ना, किसी और को पकड़ने आए थे, डिटेन कर लिया था उन्होंने, ठीक। डिटेंशन सेंटर में रखा जी 12 दिन, तो छोड़ दिया। तो साइनों पे मैं जा रहा हूँ। मैंने ये पूछना था जी, वकील कुछ अच्छी तरह से जवाब नहीं देते, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता, कुछ हो सकता है जी? मेरे को 13वां साल है जी। जी सर जी 13 साल हो गए, आपके कितने अपने वो कंट्री के साथ क्या क्या आपका कांटेक्ट है? बीवी, बच्चे, माँ बाप, कोई घर, नहीं। सारा कुछ है अभी तक? उधर हाँ उधर कांटेक्ट नहीं है जी, इंडिया में कोई हाँ, भी। तो बस फिर यही तो बात है जो मैंने पहले शुरू में प्रोग्राम के शुरू में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था किसी को, कि जो 4 चीज़ें हैं और उसमें से चौथी चीज़ जो थी आप उसके अंदर आते हो कि आपके तमाम टाइज अपने मुल्क के साथ ख़त्म हो गए। अब आपकी उम्र 25 से तो ऊपर ही लग रही है मुझे। उम्र 37 से ऊपर है जी, 37 से 38 ऊपर। है जी। सो इसका मतलब ये कि आपको 20 साल कंप्लीट करने हैं, तब आप जाके उस कानून में आते हो। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जी आप 20 साल कंप्लीट करो उसके बाद जाके अप्लाई करना, नहीं, आपको अभी अप्लाई करना है, आपको अभी फाइट करना है इसी चीज़ के ऊपर कि जी मेरे तमाम टाइज अपने मुल्क के साथ ख़त्म हो चुके हैं, ना मेरे माँ बाप हैं वहाँ पे, ना मेरी कोई फैमिली है, ना मेरे कोई वो खेती बाड़ी है, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मेरा कुछ और है। जब कोई चीज़ भी नहीं है तो मैंने किस चीज़ की तरफ वापस जाना है? जो पहले कानून हुआ करता था पिछले साल से पहले, उसमें क्या होता था, बिल्कुल डिफरेंट बात करते थे। उसमें कहते थे जी दिखाओ आपका यूके के साथ क्या ताल्लुक है। सो उसमें हमें दिखाना पड़ता था कि आपने यहाँ पे घर ले लिया, आपकी अपना बिजनेस चल रहा है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपके बड़े जानने वाले हैं, आपकी फैमिली है, आपके यहाँ के क्या कनेक्शंस है। अब उन्होंने उन सारी चीज़ों को हटा के अब दूसरी तरफ आ गए। वो कहते हैं जी हमें ये ना बताओ कि आपके यहाँ कितने कनेक्शंस हैं, कानून ये कहता है अब कि क्या आपका अपने मुल्क के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है। अब आपको 13 साल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब 13 साल का मतलब ये कि 13 साल से आप वापस नहीं गए। अब अगर आपकी कोई फैमिली थी भी तो हो सकता है वो उनसे राब्ता खत्म हो चुका हो। कई लोगों के पेरेंट्स की डेथ्स हो जाती हैं, कईयों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कि वो यहाँ पर जब आते हैं तो उनकी बीवी बच्चे होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जब इतने साल वो वापस नहीं जाते तो बीवी भी कहती है जा फिर तू जो मर्जी कर, तो ये भी कहते हैं कि जी जो मर्जी कर, तो वो कनेक्शंस भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि इतना अरसा यहाँ पे रहे होते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर ही तो ये केसेस बनते हैं सारे, कि हम ये कहते हैं कि जी एक बंदे का जब सारा कुछ खत्म हो चुका वहाँ पे, आप उसको किस चीज़ के लिए वापस भेज रहे हो, उसने अब क्या करना है वहाँ जाके।
और उनका होम ऑफिस का जो जवाब होता है वो कहते हैं नहीं जी, अगर ये वो पंजाब से था तो अभी पंजाबी बोलता है तो इसका मतलब बात खत्म हो गई, इसके अभी भी कॉन्टैक्ट है वहाँ पे। अगर ये इंडिया से है और इसका इंडिया का पासपोर्ट अभी भी है, बन सकता है, तो इसका मतलब इसका कॉन्टैक्ट नहीं खत्म हुआ वहाँ पे। हम उसके ऊपर आर्ग्यू ये करते हैं कि सिर्फ ज़बान बोलने से या एक कंट्री के नेशनैलिटी होने से उसका मतलब ये नहीं कि आपका तमाम कॉन्टैक्ट अभी भी चल रहा है। टाइज होना ना होना, कॉन्टैक्ट होना ना होना बिल्कुल डिफरेंट बात है। सो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपको सर जी मैं इतना ही कहता हूँ, आपने एप्लीकेशन की, आपकी एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ नहीं हुई अभी तक तो उसके ऊपर फैसला उनका आना चाहिए जो कि जिसमें वो आपको कंसिडर करें। अगर वो आपको रिफ्यूज़ कर भी देते हैं, फ़ौरन नई एप्लीकेशन डाल दो और अब नए कानून के तहत डालना, बिकॉज जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं उसको वो उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो नए रूल्स उन्होंने बना दिए। लेकिन कई एप्लीकेशन हमने ऐसी डाली थी पिछले साल जो कि नए रूल्स आने से पहले डाली गई। अब उस वक्त हमने जो आर्ग्यू किया, हमने चिकवम्बा आर्ग्यू किया, हमने आर्टिकल 8 आर्ग्यू किया, हमने ब्यूकोबैट्स आर्ग्यू किया, जो सारे वो वाले केसेस थे। अब लॉ चेंज हुआ, 9 जुलाई के बाद नए रूल्स आ गए, वो अपेंडिक्स FM आ गई, पैराग्राफ 276 ADE आ गया, अब उसकी सारी शिक चलती हैं। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है, जो पुरानी एप्लीकेशंस भी थी उनको भी अब रिफ्यूज़ कर रहे हैं और उनके भी जो जवाब आ रहे हैं उनको नए रूल्स के अंदर रिफ्यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत नाइंसाफ़ी है। बल्कि अभी रिसेंटली जो मैंने एक और चीज़ देखी है वो ये कि जो आपकी रिकन्सिडरेशंस हैं उनको भी वो कहते हैं कि जी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उनके भी जवाब आने शुरू हो गए हैं, उनको चैलेंज करें जाके, जुडिशियल रिव्यू में लेके जाना है उसको वहाँ लेके जाएं। अगर समझ आता है कि नई एप्लीकेशन डालनी है तो बेशक नई एप्लीकेशन डालें, लेकिन चैलेंज करना बनता है। ये चीज़ सरासर गलत है कि बस आपको रिफ्यूज़ किया और आप चुप करके बैठ गए कि जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है सर जी, आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा इसी चीज के ऊपर कि आपको 13 साल हो गए हैं, बिल्कुल इसका पीछा नहीं छोड़ना, लड़ना जरूर है इसके पीछे। ऑलराइट जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अब टाइम खत्म होता है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा और अभी भी ब्रेक के बाद भी कहा था, मैंने बताया था कि बर्मिंघम में इस हफ्ते इस फ्राइडे को मुलाकात होगी लोगों से, दिस फ्राइडे 19th ऑफ अप्रैल। सो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। बाकी हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, चाहे आप हमारे फिंचली ऑफिस में रब्ता करना चाहते हैं या एल्फर्ड ऑफिस में करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपको कोई ना कोई इस पर इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपको हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा। अगर आपको कुछ डिटेल डिस्कशन करनी है तो मिल लीजिए आके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।